नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने सपा विधायक अबू आजमी के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राम का देश है ये भगवान कृष्ण, महाराणा प्रताप, शिवाजी का देश है। ऐसे अबू आजमी या कोई भी आजमी हो, ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको देश की जनता समय समय पर जवाब देती रहेगी। ऐसे अतायती जिन्होंने इस देश की संस्कृति से लेकर के हिंदुओं पर आक्रमण किया, उनकी प्रशंसा करने वालों को जवाब देश की जनता देती रही है और देश की जनता फिर देगी। इस पर राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे वह सपा के हो या चाहे वो कांग्रेस के हो, जनता जवाब देगी। शर्मा ने कहा, अब कहां गए राहुल गांधी, कहां गया प्रियंका गांधी? क्या वह औरंगजेब को महान मानते हैं? यही वजह है कि इन्होंने एनसीईआरटी की पुस्तक से भी औरंगजेब को महान बताया है। ये भगवान कृष्ण का देश है, ये शिवाजी और महाराणा प्रताप का देश है। इसे ऐसे अबू आजमी या कोई भी आजमी हो, ऐसे लोगों को इस देश की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको देश की जनता समय समय पर जवाब देती रही है। और ऐसे आताताई जिन्होंने इस देश की संस्कृति से लेकर के भारत के मान बिंदुओं पर आक्रमण किया, उनकी प्रशंसा करने वालों को जवाब देश की जनता देती रही है और देश की जनता फिर देगी। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो सपा के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, कहां गए राहुल गांधी, कहां गए प्रियंका गांधी? क्या वो औरंगजेब को महान मानते हैं? शक्ति ऊपर उठा। और यही इनकी भावना है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में भी औरंगजेब को महान बताते रहे थे, जिसको इस देश से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। महत्वपूर्ण दिन है कि आज का दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 7 मार्च जन औषधि दिवस है। और आज जन औषधि दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर 15,000 जन औषधि केंद्रों पर, जहां जेनेरिक मेडिसिन माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप हर गरीब को सस्ती दवाई उपलब्ध हो, ये प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के अंदर 2019 से जिसकी शुरुआत की, आज हमें गर्व है कि 15,000 जन औषधि केंद्र। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल का जनता को भिखारी बताने वाला बयान राजनीतिक सूबे में चर्चा बना हुआ है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। बता दें कि कांग्रेस 5 मार्च से 15 मार्च तक लगातार अभियान चला रही है। ब्लॉक जिलों में विरोध प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस ने बीजेपी को ऑनलाइन कटोरा भेजा है। वहीं इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल माफी नहीं मांगते, तब तक लगातार पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस इसी तरह विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। कांग्रेस का आरोप है कि कैबिनेट मंत्री के बयान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी खटाई में पड़ गया है। कोई भी बीजेपी का पदाधिकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नहीं बैठना चाह रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हमने जैसा कि वादा किया था कि मध्य प्रदेश समेत पूरे देश की जनता को इनके मंत्री द्वारा जो भिखमंगा कहा गया है, उसके विरोध में हम विरोध प्रदर्शन भी आयोजित करेंगे और भाजपा को हम कटोरे भेजेंगे। तो वो कटोरा हमारी तरफ से भेज दिया गया है। भाजपा के लिए हमने उसका पेमेंट भी कर दिया है और वो कटोरा पहुंचने के पहले यदि भाजपा माफ़ी मांग लेती है तो उस कटोरे का उपयोग वो चिड़ियाओं को पानी देने के लिए कर सकती है, लेकिन हमें लगता नहीं ऐसा होगा। और कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि इस कटोरे और इस भिखमंगे वाले बयान की वजह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का तथा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी रुका हुआ है। तो वहीं आपसी सुलह के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में शनिवार 8 मार्च 2025 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इससे पारिवारिक विवाद,
कुटुंब न्यायालय, मोटरयान दुर्घटना, बिजली बिल, जलकर संपत्ति कर और सहित अन्य मामलों का निर्णायक किया जाएगा। दतिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव निधि एम पिंटो ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि लोक अदालत में आपसी सहमति से विवादों का निराकरण किया जा सकता है, जिससे कहीं भी दो पक्षों में बीच में चल रही दुश्मनी या मनमुटाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। खास बात है कि लोक अदालत के फैसलों को किसी भी कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये आपसी सहमति से सुलझाए गए मामले होते हैं। तो आपको बताते चले, आपसी सहमति से विवादों का निर्णायक होगा। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां आपसी सहमति से दो गुटों के फैसलों को सुलझाया जाएगा। साथ ही उन्हें बताया गया कि कोर्ट में इसे इंटर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां आपसी सहमति से मामले सुलझाए जाते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जहां आपसी सहमति से विवादों का निराकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का यह आयोजन, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत का यह आयोजन हुआ, जहां आपको बताते चले कि राष्ट्रीय लोक अदालत के इस आयोजन में आपसी सहमति से फैसले लिए जाएंगे, आपसी सहमति से विवादों का निराकरण किया जाएगा। देना पड़ता है, आने जाने में भी खर्च होता है, अपना काम छोड़कर आते हैं, तो बड़े फायदे हैं लोक अदालत के और हमेशा के लिए निराकरण, इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती, सबसे बड़ा फायदा ये। दूसरा, इसमें कोर्ट फीस भी वापस होती है, न्यायालय फीस जो दिए न्यायालय में वाद लगाने के लिए, तो लोक अदालत खंडपीठ से जो मामला निराकरण होता है वहाँ से सर्टिफिकेट आकर लेते हैं और फिर वो हमारे यहाँ जमा करेंगे। हम उसके आधार पर कलेक्ट्रेट में पत्र जाता है मैम के माध्यम से, और उसमें विद इन पीरियड 1 मंथ के अंदर उनको कोर्ट फीस वापस भी मिल जाती है। नई दिल्ली के निर्देशन में एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया की अध्यक्षता में दिनांक 8/3/2025 को वर्ष 2025 का पहले लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राजीनामा योग्य सिविल क्रिमिनल प्रकरण, विद्युत विभाग के प्रकरण, नगर पालिका के प्रकरण, बैंक ऋण संबंधी 138 के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। दतिया एवं तहसीलों सहित लगभग 18 खंडपीठ गठित की गई है। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, बेटी ईश्वर की सबसे अनमोल निधि है। बेटियां दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती हैं। बेटियों के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। बेटी है तो कल है, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में बेटियों को 50% आरक्षण देने की पहल की थी, जो पहले किसी राज्य ने नहीं की थी। देखिए, बेटी दुनिया की ईश्वर की सबसे अनमोल निधि है। बेटियां दया, प्रेम, स्नेह, करुणा, आत्मीयता, मैं तो कहता हूं दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सब बेटियां हैं। बेटियों के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। बेटी है तो ही कल है। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। और इसलिए मैं तो बचपन से ही बेटियों के लिए काम करता रहा हूं। मध्य प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी, जिसमें हमने तय किया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति ही पैदा हो। आज भोपाल स्थित समत्व भवन में विधानसभा में आगामी सत्र की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों से चर्चा करते हुए आगामी बजट सत्र की रूपरेखा और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार विमर्श भी किया गया। इस बैठक में विधानसभा सत्र के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने और जनहित के विषयों पर त्वरित कार्यवाही को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों को सत्र के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए जरूरी कदम उठाने का दिशा निर्देश दिए गए। तो मैं आपको बताते चले, आगामी बजट सत्र पर हुई चर्चा, जहां अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर बैठक की गई।
बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा, साथ ही आगामी विधानसभा को लेकर ये बैठक, जहां आगामी बजट सत्र पर ये चर्चा हुई। बजट को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। तो वहीं छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद कुरूज ने खुद को गोली मार ली। आत्महत्या का कारण अज्ञात। शहर की आपको बता टाउन कॉलोनी के किराए के मकान में रहने वाले अरविंद कुजूर ने अपने आवास पर ही शाम करीब 6:40 बजे इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस के आला अधिकारियों और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई। लगभग 2 वर्षों से कोतवाली टीआई के रूप में पदस्थ थे। तो वहीं अरविंद कुजूर बहुत ही काबिल अफसरों में गिने जाते थे और टीआई अरविंद कुजूर इसके पहले पन्ना जिले के अजयगढ़ से ट्रांसफर होकर छतरपुर आए थे। सर्विस ब्लॉक जो पिस्टल हो उन्होंने अपने आप को शूट किया है। एक मिस फायर किया है, दूसरा उनकी दाई कनपट्टी पर लगी है और अभी जो देखा गया है उसमें एग्जिट ढूंढ भी नहीं है और उनकी तत्काल मौके पर मौत हो गई। उनके जो केयर टेकर हैं विजय भैरवार जो उनके साथ रह रहे थे, उन्होंने फ़ोन करके कोतवाली थाने में बताया। कोतवाली थाने के जब लोग आए तो एसपी साहब को पता पड़ा, मुझे पता पड़ा, हम लोग सब यहाँ आए। माननीय विधायक, कलेक्टर साहब, एसपी साहब सभी यहाँ पर पूरी टीम मौके पर है और एफएसएल अभी जाँच वाँच कर रही है। तो वहीं कांकेर से 40 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में बसा ग्राम जामगांव अपनी रूढ़ी परंपरा को समेटे हुए एक शांत क्षेत्र है, जहां विगत 10-12 वर्षों से ईसाई मशीनरियों द्वारा मतांतरण का गंदा खेल खेलते हुए नरहरपुर तहसील के आसपास के 10 से 15 गांव हैं, जिसमें से एक गांव जामगांव भी है, जहां अवैध रूप से शासकीय एवं निजी भूमि पर कब्जा करके चर्च निर्माण कर अवैध प्रार्थना सभा का आयोजन कर गांव के भोले भाले जनजाति एवं सर्व समाज के लोगों को बहुत प्रकार के प्रलोभन देकर आपको बताते चले रिझाया जाता है। इस विषय को लेकर ग्रामीणों में मार्ग पर लोकसभा के माननीय सांसद रोजगार नाग आपको बता दें कि जहां ग्रामवासियों ने सांसद महोदय का स्वागत किया, इसके बाद समस्त ग्रामीणों ने अपने ग्राम के अवैध रूप से संचालित हो रहे चर्च एवं प्रार्थना सभा को तुरंत बंद करने हेतु ज्ञापन सांसद महोदय को दिया। तो वहीं ग्रामीणों ने सांसद महोदय को त्वरित कार्यवाही करते हुए अवैध प्रार्थना एवं चर्च बंद होने का वहीं करने की बात कही। वहीं सांसद भोजराज नाग ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए उच्च अधिकारियों से बातचीत कर फौरन एक्शन लेने की भी बात कही। तो वहीं साइबर सेल कांकेर के प्रभारी निरीक्षक प्रेम प्रकाश अवधिया के तहत वैधानिक कार्यवाही हेतु साइबर जेल से जांच प्रतिवेदन लाकर प्रस्तुत किया गया। कांकेर थाना प्रभारी मनीष नागर ने बताया कि फर्जी तरीके से मोबाइल नंबर जारी कर धोखाधड़ी करने वाले पॉइंट ऑफ सेल की जांच के लिए साइबर सेल को निर्देशित किया गया था। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी उत्कर्ष मिश्र निवासी फलेंद्र स्पोर्ट्स माझापारा कांकेर के आसपास के ग्रामीणों के 188 सिम फर्जी तरीके से जारी किए हैं। इसके बाद पुलिस ने साइबर सेल से संयुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में आरोपी उत्कर्ष मिश्रा को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में समक्ष पेश किया जाएगा। फर्जी धोखेबाजी में का एक बड़ा खुलासा, जहां आपको बताते चले कांकेर पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। 188 ग्रामीणों के नाम से की डबल KYC कांकेर पुलिस को मिली है, इसमें बड़ी सफलता। फर्जीवाड़ा कर रहे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया। वहीं फर्जी धोखेधड़ी का ये मामला, जिस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया, उन पर एक्शन लेकर जांच शुरू की, साथ ही उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया। कांकेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 188 ग्रामीणों के नाम पर डबल KYC का यह मामला
फर्जी धोखाधड़ी करने का ये बड़ा मामला, जहां आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो वहीं भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान कन्वेंशन सेंटर की घोषणा की गई थी, जिसका निर्माण राजधानी के मछली घर में किया जाएगा। बता दें कि ये भोपाल का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। इसका निर्माण 2026 तक पूरा होगा। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के भूमि पूजन किया। जानकारी दे दें कि भोपाल में इंटरनेशनल केबल का दूसरा कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है। यह नया सेंटर मिंटो हॉल के ठीक पीछे 6 एकड़ में बनाया जाएगा। इसकी इमारत में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे बड़ा ऑडिटोरियम, वेलेट हॉल, प्राइवेट डाइनिंग और गेस्ट रूम शामिल होंगे। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये कन्वेंशन सेंटर साल 2026 में अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। जब पर्यटन की बात होगी तो वो भी खजुराहो को नहीं भूल सकते। और कितना सुखद संयोग है, हम सब जानते हैं कि रामेश्वरम से विजय का प्रारंभ हुआ था, भगवान राम की विजय का। और सुखद संयोग इसी साल 22 जनवरी को भगवान धूमधाम से अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। तो भोपाल में रामेश्वर जी हमारे बीच आज अपने माननीय विधायक करके हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। और ये जब हो रहा है तो सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। और हमारे विधायक सम्मानित भगवान सबनानी जी भी यहाँ मौजूद है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। इतना अच्छा सारा माहौल है। और जब अपने में तो कई जगह भाषण में भी बोलता हूँ कि जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा है। हमारे मथुरा में भी आनंद आना चाहिए। संयोग से हमारे नगर पालिका निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी है, जो भगवान के कृष्ण के नाम राशि। चारों तरफ आनंद है। बाबा महाकाल का महालोक बना तो शिवशेखर शुक्ला जी यहाँ मौजूद है, आपका भी अभिनंदन। ये पर्यटन की भावना को बढ़ाते हैं। हमारे लिए यहाँ से लेके वहां तक इलैयाराजा अपने बीच में से राजा महाराजा के जमाने से इसको याद कर रहे हैं, तो जनता जनार्दन का कन्वेंशन भी मिलेगा। ये हमारे लिए जनता का और राजा महाराजा का काल दोनों याद दिलाने वाला मौका है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये जो सुखद संयोग हमारे बीच मिला है, कहीं सही में कन्वेंशन का मतलब क्या है, हमारी सभी प्रकार की बातों को बढ़ाना। तो मैं शब्दों से ही बढ़ा रहा हूँ, गलत क्या कर रहा हूँ, अपना तो काम ही है। हमारी इन व्यवस्थाओं को लेके चलने के लिए हमारा एक प्रकार से उत्साहवर्धन भी होना चाहिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। ऐसे विजनरी नेता और ऐसा लीडर परमात्मा की दया से वाकई अद्भुत समय चल रहा है। ये स्वर्णिम काल है भारत का, जो स्वामी विवेकानंद की उस भावना को आज अक्षर से सिद्ध कर रहा है। 21वीं शताब्दी भारत की होगी। मनमोहन सिंह जी समय तक तो धुकधुकी थी, क्या मालूम ये झूठ बोल गए कि सही बोल गए, पता नहीं क्या था। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए और भारत ने अपनी आर्थिक ताकत बनकर के इंग्लैंड को पछाड़ा, और आजादी के बाद 60 साल बाद ऐसा नेता सच्चे अर्थों में, जो जिनका अपना पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अलग प्रकार का, कष्ट में, सब प्रकार की तकलीफ में, लेकिन अब मोदी जी को देखो किस क्षेत्र को छोड़ रहे हैं। कल अब टूरिज्म के काफी लोग बैठे यहाँ पूरे देश से आए हुए, मैं देख रहा हूं इसमें नाम गोपाल राय जी, राज ट्रेवल्स, विशाल शर्मा जी, जीएम होटल ताज लेक फ्रंट, हमारे बीच ऋषभ देव मिश्रा जी, कंफर्ट जर्नी, श्री सत्यम द्विवेदी जी, ये एक से बढ़कर एक, सुमित डोंगरे जी, वरुण ग्रोवर जी, जरा ताली वाली बजा दो, बाहर से भी काफी मेहमान यहाँ आए हैं, हितेश जी, शैलवेंद्रम सिंह जी, यहाँ श्री विक्रम जी, अमिता गुप्ता जी, अनुभव शर्मा जी, MS आरती, मिस आरती, मैं समझ सकता हूँ कि जिस प्रकार का हमारा ये अपना पर्यटन का, चूंकि मैं टूरिज्म का चेयरमैन रहा हूँ कॉरपोरेशन का 10 से 14 तक, मैं समझ सकता हूँ कि हमारे अपने इस मध्य प्रदेश का नाम देश और दुनिया में बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा हमारा अपना परिवार है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान सभी क्षेत्रों में बनती है। ऐसे में जब हम अपना एक नया संकल्प कर रहे हैं भोपाल के माध्यम से, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब हम यहाँ अपनी बात कर रहे हैं तो आज ही आते आते जब कन्वेंशन सेंटर भी बन रहा है, तो हमारा नवा टाइगर रिजर्व पार्क की भी घोषणा हमने की है, जिसको माधव टाइगर रिजर्व पार्क के माध्यम से जाना जाएगा। बड़े पैमाने पर हमारे वन्य जीवों में खास करके
राजा में राजा, बाघ राजा। पता नहीं क्यों मेरे समझ में नहीं आता कि जाने अनजाने में हमसे भी गलती हो जाती है कि हम लायन को राजा बता देते हैं। लायन को बताते हैं ना राजा। मैं कभी कल्पना करता हूं उनके दोनों की जीवन शैली की, कभी आप मदद करना, आपको भी ध्यान में होगा कि लायन को राजा माना जाता, अच्छी बात है, लेकिन टाइगर का जीवन और लायन का जीवन दोनों दृष्टि से तुलना करो तो ध्यान में क्या आएगा? लायन अपने परिवार के साथ रहता है, उनकी अपनी मादाएं वो शिकार करेगी, उनका अपने परिवार बच्चों के साथ भोजन पानी का प्रबंधन होगा, लेकिन वो महाराज शिकार विकार में विश्वास नहीं करते। जब शिकार मिल जाए तो जाके खाने में सबसे पहला हक अपना बताते। अब इधर टाइगर के जीवन शैली में देखो तो ध्यान में आता है, टाइगर की जीवन शैली है रोज अपने सायंकाल 4 साढ़े 4 बजानी कि पूरी 40-45 किलोमीटर की टेरिटरी में रोज अपना पूरा एक एक एरिया चेक करके आते हैं। और उनकी अपनी मादाएं जिनका 15-20 किलोमीटर का एरिया रहता है वो भी अपने अपने क्षेत्र में अपने बच्चों के साथ में उनको रखती है। 3-4 जो भी उनके अपने परिवार की उनकी अपनी गृहस्थी का अपना सिस्टम है वो अपने अपने ढंग से अपने बच्चों को पालती। और रोबदाव ऐसा कि बच्चे बच्ची भी उन व्यवस्था में टाइगर का भाग्य परमात्मा की दया से ये भी अपना आप में जूलॉजी का एक नया चमत्कार है कि वो अपने वंश को भी पहचानता है। एकमात्र प्राणी है टाइगर जो अपना डीएनए सूंघ लेता कि बच्चे उसके हैं या और किसी के। तो कभी कोई कारण से मेल टाइगर किसी मादा के साथ बिछड़ जाए और बच्चे उसके साथ होते तो वो अगर दूसरे टाइगर के पास आती तो माँ को अपने बच्चे मारना पड़ते हैं या उनके अपनी जिंदगी उनके हाल पे छोड़ना पड़ती। ये गुण भी टाइगर में। लेकिन दूसरा बड़ा गुण है, टाइगर कोई भी हो, टाइगर अपने बलबूते पे शिकार करता है, अपने एरिया की रक्षा करता है, अपने पूरे क्षेत्र में अपने रोब दाब से रहता है और जिसमें दम है वही अपना एरिया बनाता है। अब बताओ राजा कौन हुआ, ये या वो? मेरे समझ में नहीं आया कि उसको मानो कि इसको मानो। जो अपने स्वावलंबी ढंग से जीता है, आखिर ये टाइगर का अपना एक पहचान। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। हमारे यहाँ जिस प्रकार से टाइगर अपने वंश वृद्धि कर रहे हैं, अब तो आनंद इतना अच्छा है कि आज ही अपन ने जैसे नवा घोषित किया है, आज के बाद कुछ दिन बाद वहां भी हम अपने टाइगर छोड़ेंगे। यहाँ भोपाल में भी अपने राजधानी पूरे देश की एकमात्र राजधानी है जिसके 5 किलोमीटर दूर से प्रभारी मंत्री बता रहे हैं कि झीरी के पास गेट बना दो तो ये 5 किलोमीटर भोपाल से दूर जाओ, उससे तो पास में आपका इससे ज्यादा दूर तो एयरपोर्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन वो यहाँ का झीरी का गेट पास में है। अब ये एक तरह से टाइगर की राजधानी हो गई कि अपनी राजधानी है, अपन सब समझ लो जो समझना हो। लेकिन ये कुल मिलाकर के टाइगर रिजर्व के आधार पर एकमात्र राजधानी जिसका नेशनल पार्क के नाते से वो सम्मान बढ़ा। और ये हमारे उस भाव को भी लाता है जब हम मानव के साथ वन्य जीवों के सहअस्तित्व की भावना के आधार पर साथ में जीवन जीने की अपनी जो पद्धति है उसका ये आनंद है। भोपाल के ताल में मगर भी मिलेंगे, घड़ियाल भी मिलेंगे, जंगल में शेर भी मिलेंगे। हम और आप सब मिलकर के भी यहाँ भोपाल की शान बढ़ा रहे हैं और भोपाल 1000 साल का राजा भोज का काल का भी याद दिला देता है। ऐसे में कई कई कारण से भोपाल की पहचान बनी हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब इस यहाँ के इस सभागार का हम विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं तो मैं पूछ रहा था, वो पिक्चर जब देख रहे थे तो पिक्चर में वो थोड़ा हमको वास्तुशिल्प थोड़ा अटपटा लगा। फिर मुझे बताया गया कि नहीं वो संशोधन कर दिया जाएगा, वीडियो पहले बना है। हमने कहा बिल्डिंग बनाओ तो इससे मिलते जुलते तरीके से ही बनाना भैया, क्योंकि इसका विस्तारीकरण है। तो ऐसे ही है ना, मैं मान लूँ कि अगर बाहर से पिलर्स वगैरह बनेंगे या इस प्रकार का अंदर का जो आप थोड़ा बहुत बदलाव कर दो समय के साथ वो चलेगा, लेकिन इसकी जो बाहर की आकृति है उस आकृति को मिलाने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी बात से सहमत हो तो ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि हम ये एक तरह से इसका विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं तो उसका आनंद भी रहेगा। और ये बहुत बड़ी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।